रात के करीब 12 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई एक घर के दरवाजे की कुंडी जोर से खटकी। एक आदमी चेहरे पर गुस्सा और आंखों में लालिमा लिए तमतमाता हुआ घर से बाहर निकला। पैर पटकते हुए वो सूनी और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पर उसका शरीर गुस्से से तप रहा था। वो तेज कदमों से चलते हुए अपने आप से ही बात कर रहा था, मानो उसका अंदर का लावा फटने को तैयार हो। काय समझत काय सोताला, उसको क्या लगता है शहर से गांव में 4 दिन आके रहेगा तो यहाँ सब उसके हिसाब से होगा। साला मोटा शाहना, इतने सालों की मेरी मेहनत मैं पानी में नहीं जाने दूंगा। जमीन मेरी है, हक मेरा है। तू बग आता, तुझे कसा वाटोड़ा कर तो मैं सत्यानाश कर दूंगा सब, नहीं तो मेरा नाम भी रघु नहीं। वहां पीछे उस शांत पड़े घर के भीतर एक पुराना लैंप चल रहा था। रघु के पैर पटकते हुए बाहर जाने के बाद भी कमरे का माहौल भारी था। मां के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और विजय गुस्से में अपनी हथेलियां भींच रहा था। तुझे क्यों उससे बहस करनी है? शांति से 4-5 दिन आए हैं गांव, चुपचाप रहते हैं और शांति से चले जाएंगे। क्यों बिना वजह बुझी आग को हवा दे रहा है? आई, काय करूं मैं? नहीं तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इतने सालों से मैं छोटा था, समझ नहीं थी तो सब ऐसे ही चल रहा था। आज अगर मैंने अपने हक की बात की तो तुरंत मिर्ची लग गई उनको। तेरा हक तुझे मिलेगा विजय, वो तेरा काका है, कोई दुश्मन नहीं। और थोड़ी सी ज्यादा जमीन उसके नाम हो गई तो क्या दिक्कत है? आखिर उसने ही सब संभाला है यहाँ गांव में। तेरे पिताजी के जाने के बाद हम आज 10 साल बाद गांव आए हैं। जाने दे, छोड़ दे अब ये सब। मानता हूं उन्होंने संभाला, और इसीलिए जमीन का, खेत का सारा मुनाफा खुद ने लिया। हमने मुंबई में रहते हुए कभी कोई चीज नहीं मांगी उनसे, और यही जाने दे की वजह से आज हमारी ये हालत है। आई, बस दान करते घूमो सबको, खुद के हक का भी छोड़ दो। देखा जाए तो विजय अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो अपने पिता की मेहनत और उनके हक की जमीन के लिए ही तो लड़ रहा था। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी था कि उसके चाचा रघुनाथ राव ने अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव की मिट्टी में बिता दी थी। विजय के दादा दादी जब बिस्तर पर थे तब शहर से कोई नहीं आया। रघु ने ही दिन रात एक करके उन्हें संभाला था, उनकी आखिरी सांस तक सेवा की थी। रघु के दिल में यही कसक थी कि आज शहर से आकर एक लड़का उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या पर सवाल उठा रहा था। गुस्से में पैर पटकता हुआ रघुनाथ अपने घर पहुंचता है। दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर उसकी पत्नी वत्सला चूल्हे के पास बैठी कुछ काम कर रही थी। रघु का तमतमाता हुआ चेहरा और उसकी उफरी हुई सांसें देखकर वो तुरंत खड़ी हो जाती है। उस मुंबई वाले लाडले के पर निकल आए। आज गांव आते ही मुझसे मेरे बाप की जमीन का हिसाब मांग रहा है। साला कालचा पोरगा, कल का लड़का मुझे सिखाएगा कि हक क्या होता है। शिनोजा विजय, उसकी इतनी हिम्मत! क्या पता ये शहर वाले गांव में आकर गांव वालों को क्या समझते हैं। खुद तो सालों साल शहर में ऐश करते रहे और जब यहाँ सब ठीक हो गया तो हक जताने आ गए। लेकिन अब तुम क्या करोगे? चुप तो तुम भी नहीं बैठोगे। क्या करूंगा ये तो नहीं पता, पर कुछ न कुछ इसका जल्दी इलाज करना पड़ेगा। उसे इतनी आसानी से गांव की 1 इंच जमीन भी ले जाने नहीं दूंगा मैं। तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? अब क्या है, जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरा दिमाग वैसे ही ठिकाने पर नहीं है। आपको वो गांव के बाहर दूर एक पेड़ है, पता है ना? कौन सा पेड़? साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। वही पेड़ जिस पर बहुत सारी पर्चियां और सुइयां लगाई हैं। रघुनाथ एकदम ठिठक जाता है। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है और वो अचानक वत्सला को देखने लगता है। रघुनाथ और वत्सला की उस खौफनाक बातचीत को बीते कुछ दिन हो चुके थे। गांव में सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना भारीपन था। एक रात खाना खाने के बाद विजय रोज की तरह टहलने निकला। गांव की रातें शहर जैसी नहीं होती। यहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि खुद की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। विजय खेतों के बीच से गुजरने वाले पतले पथरीले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
आसमान में काले बादलों ने चांद को आधा ढक रखा था, जिससे खेतों में लंबी और डरावनी परछाइयां बन रही थीं। झींगुरों की लगातार आती आवाज के बीच अचानक कुछ अलग सुनाई दिया। शुक शुक। विजय के कदम पल भर के लिए चिटके। उसने अपनी गर्दन थोड़ी घुमाई। चारों तरफ सिर्फ अंधकार से घिरे गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे। पत्तों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं था। मेरा वहम होगा, विजय बड़बड़ाया। उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी ही धुन में आगे चलने लगा। वो मन ही मन शहर लौटने और जमीन के कागजात के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो आवाज थमी नहीं थी। वो उसका पीछा कर रही थी। इस बार आवाज थोड़ी साफ, थोड़ी नजदीक और ज्यादा गहरी थी। शुक शुक। जैसे कोई झाड़ियों के पीछे छिपकर ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। इस बार विजय इस खौफनाक एहसास को अनदेखा नहीं कर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। उसने सूखी थूक निगली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही विजय की सांसें गले में अटक गईं। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूनी सड़क और हवा में झूलते गन्ने के पत्ते थे। उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल हवा एकदम बर्फीली हो गई। अचानक विजय को महसूस हुआ कि उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण खो रहा है। एक अदृश्य भयानक ताकत ने उसे जकड़ लिया था। देखते ही देखते विजय के हाथ पैर अजीब कोनों पर मुड़ने लगे, हड्डियां चटकने लगी। उसका मुंह तिरछा होने लगा और आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ घूमने लगी। वो चीखना चाहता था, पर गले से सिर्फ एक घिघियाहट निकल रही थी। वो अदृश्य शक्ति उसे कठपुतली की तरह मरोड़ रही थी। तभी हाथ में टॉर्च लिए गांव का एक आदमी विट्ठल उसी रास्ते से गुजरा। विजय की ये खौफनाक हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे देवा, काय झालं है? विट्ठल को देखते ही वो अदृश्य साया झटके से दूर हटा और विजय जमीन पर बेधड़क गिरकर बेहोश हो गया। जब विजय की आंखें खुली तो वो अपने घर के पलंग पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। उसके सिरहाने विट्ठल और उसकी मां पथराई आंखों से उसे ही देख रहे थे। विजय, अरे माझा बारा, ठीक आहेस ना तू? क्या हुआ था तुझे वहां खेत में? विट्ठल अगर सही समय पर नहीं पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। धीरज रखो माँ जी, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे देखकर मुझे लगता है कि इसे लकवा मारा है। इसके हाथ पैर जैसे ऐंठ गए थे, वो कोई साधारण बात नहीं है। क्या? लकवा? ये कैसे हो सकता है विट्ठल? मेरा जवान बेटा अभी आधे घंटे पहले तक भला चंगा था। अरे देवा, मी काय करू आता? किसको बुलाऊं इस रात में? माँ जी, सच कहूं तो मुझे ये सब कुछ साधारण नहीं लग रहा है। मैंने जो खेत में देखा वो कोई बीमारी नहीं थी। मला वाटतं याच्यावर कोणी करणी केली आहे। क्या? करणी? ये तुम क्या कह रहे हो विट्ठल? हमारे परिवार की गांव में किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। हाँ माँ जी, मैं गांव का मिजाज जानता हूँ। लगता है गांव के ही किसी ने तुम्हारे बेटे पर करणी की है। कोई तांत्रिक चक्कर है ये। नहीं तो इतने भले चंगे जवान लड़के को अचानक बैठे बिठाए ऐसा होने का कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा। जिस तरह इसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य साया इसे मरोड़ रहा हो। ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है।